2025 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सदस्यों के लिए कई अहम बदलाव किए हैं, जिनका असर प्रोफाइल अपडेट से लेकर आपकी पेंशन तक पर भी पड़ेगा। इन बदलावों का मुख्य मकसद कर्मचारियों को ज्यादा सुविधा देना, प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है। इसमें प्रोफाइल बदलने से लेकर नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर करना और ज्वाइंट डिक्लेरेशन की प्रक्रिया को आसान बनाना शामिल है। आइए जानते हैं कि ईपीएफओ के नियमों में हुए हालिया 5 बड़े बदलावों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। इसमें सबसे पहला बदलाव है प्रोफाइल अपडेट में आई सुविधा। अब ईपीएफओ की नई सुविधा से यूजर्स अपने प्रोफाइल में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और दूसरी जानकारी खुद आसानी से अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका यूएन नंबर आधार से लिंक है, तब आप अपना नाम, जन्म तिथि, लिंग, नेशनैलिटी, माता पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, जीवन साथी की जानकारी और नौकरी शुरू और खत्म होने की तारीख जैसी अहम जानकारियां बगैर किसी दस्तावेज के ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। हालांकि एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर आपने अपने यूएन नंबर 1 अक्टूबर से पहले प्राप्त किया है, तब कुछ जानकारियों को बदलने के लिए आपके एम्प्लॉयर की मंजूरी की जरूरत हो सकती है। इसके साथ ही दूसरे बदलाव के तहत नौकरी के साथ पीएफ ट्रांसफर करना अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान हो गया है। ईपीएफओ ने 15 जनवरी 2025 को पीएफ ट्रांसफर से जुड़े नए नियम जारी किए हैं, जिससे नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया पहले से काफी ज्यादा आसान हो गई है। अब कुछ मामलों में पुराने या नए एम्प्लॉयर की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। जैसे अगर एक ही यूएन से जुड़े 2 मेंबर आईडीज हैं और वह यूएन आधार से लिंक है तथा 1 अक्टूबर 2017 के बाद जारी हुआ है, तब पीएफ सीधे ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति के पास 2 अलग अलग यूएन नंबर है, लेकिन दोनों आधार से लिंक है और उनका नाम, जन्म तिथि व लिंक की जानकारी एक जैसी है, तब भी पीएफ ट्रांसफर बिना किसी रुकावट के हो सकता है। यहाँ तक कि अगर एक यूएन पुराना है और दूसरा नया, फिर भी अगर आधार लिंक है और जानकारियां मेल खा रही हैं, तो ट्रांसफर संभव होगा। इन बदलावों से पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया अब अधिक तेज, सरल और पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट हो गई है। इसके साथ ही तीसरे बदलाव के तहत जॉइंट डिक्लेरेशन करना भी आसान हो गया है। ईपीएफओ ने 16 जनवरी 2025 को जॉइंट डिक्लेरेशन प्रक्रिया को लेकर कई नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिससे प्रक्रिया अब पहले से काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई है। पहले एसओपी वर्जन 3.0 लागू था, जिसे अब हटा दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत सदस्यों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली श्रेणी में वे सदस्य हैं जिनका यूएन नंबर आधार से जुड़ा है, वे ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन कर सकते हैं। दूसरी श्रेणी में वे सदस्य आते हैं जिनका यूएन पुराना है लेकिन आधार से वेरीफाई है, वे भी ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तीसरी श्रेणी में वे सदस्य शामिल हैं जिनके पास यूएन नंबर नहीं है, आधार वेरीफाई नहीं है या जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसे मामलों में आपको फिजिकली जॉइंट डिक्लेरेशन का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही 1 जनवरी 2025 से नए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को शुरू किया गया है। इसके जरिए पेंशन को अब एनपीसीआई प्लेटफॉर्म की मदद से भारत के किसी भी बैंक अकाउंट में भेजा जा सकता है। इसकी क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच पीपीओ ट्रांसफर की जरूरत खत्म हो जाएगी। साथ ही नया पीपीओ जारी करते समय यूएन आधार लिंक होना जरूरी है, जिससे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा का फायदा उठाया जा सकता है। वही अगले बदलाव के तहत हार्ड सैलरी को लेकर भी रास्ता साफ हो गया है। ईपीएफओ ने उन सदस्यों के लिए नियम साफ कर दिए हैं जो अधिक सैलरी के आधार पर पेंशन ले रहे हैं या लेना चाहते हैं। देश भर के अलग अलग क्षेत्रीय ऑफिस से मिले सुझावों के आधार पर यह फैसला लिया गया है। अब सभी पेंशन धारकों के लिए पेंशन की कैलकुलेशन एक जैसे तरीके से की जाएगी। जो संस्थान ईपीएफओ से बाहर यानी कि एग्जेम्प्टेड है, उन्हें अपने ट्रस्ट के नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा। इसके अलावा बकाया राशि की वसूली और एरियर देने की प्रक्रिया अलग से चलाई जाएगी। इन बदलावों का मकसद नियमों में एकरूपता लाना, पारदर्शिता बनाए रखना और कानूनी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन करना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।